हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, जीविका की तरफ से सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है और साथ ही एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी दिया गया है जिसे आपको फिल करके ले जाना है। तो इस वीडियो में ज्वाइनिंग रिपोर्ट में हमें कैसे डिटेल्स फिल करने हैं वह पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये रहा ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपको फिल करके ले जाना है ज्वाइनिंग डेट के दिन। तो इसको आप जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेज जो है चेकलिस्ट, ये हमें नहीं फिल करना बल्कि ये एचआर टीम करेगी। तो इसमें वह टिक करेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सब कुछ बताया हुआ है। वह लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल तरीके से आपको बता दिया है और आपके कॉल लेटर में भी मेंशन होगा। तो यहाँ से सभी कैंडिडेट्स को मैनुअली रूप से अपने डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, यहाँ अपॉइंटमेंट नंबर आपको फिल करना है और लेटर इशूइंग डेट, ये दोनों कौन सा डेट होगा और कौन सा रेफरेंस नंबर होगा। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो ये ऊपर जो दिया हुआ है रेफरेंस BRLPS, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर का रेफरेंस नंबर। और किस तिथि को ये लेटर जारी हुई थी, यानी 13 जुलाई 2026 को। तो यही डेट और यही रेफरेंस नंबर आपको इन दोनों जगह पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम होगा जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फॉर ज्वाइनिंग एज डेजिग्नेशन यहाँ आपको फिल करना है, किस पद पे आप ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद ऑन डेट, किस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ BPM, LHS और ऑफिस असिस्टेंट को ज्वाइन करना है 5 अगस्त को, तो वो लोग लिखेंगे 5 अगस्त 2026। उसके बाद अकाउंटेंट और एरिया कोऑर्डिनेटर को 6 अगस्त को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। जिस भी पद से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी पद में आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसका ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, फुल नेम होगा, डेट और स्थान, तो ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। फिर दूसरा है आपका कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन सीक्वेंस आईडी। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, वही अपॉइंटमेंट लेटर हमें ओपन करना है और यहाँ देखिए 2 और उसके बाद एप्लीकेशन आईडी करके लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट का फुल नेम, किस पोजीशन पे वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा पोस्ट वो ज्वाइन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट से मैच करके आप ये सब चीज़ फिल करिएगा। जेंडर मेल फीमेल है। कास्ट कैटेगरी, अब देखिए कास्ट कैटेगरी और सिलेक्शन कैटेगरी में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वह तो आपको टिक करना है। जैसे कि आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी कैटेगरी आपने दिया होगा, अगर आपने UR दिया है तो UR आपको टिक करना है। अगर आपने BC से अप्लाई किया है तो आपको कैटेगरी यहाँ पे टिक करना होगा। लेकिन सिलेक्शन कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है वो आपके रिजल्ट में मेंशन होगा, वह कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जैसे अगर आपने BC से अप्लाई किया है लेकिन आपका रिजल्ट हो रहा है UR से, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपने प्रेजेंट किया था। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी और नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, वो सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है। कैटेगरी आपको लिखना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और किस डेट को यह जारी हुई थी। चेक्ड बाय नेम एंड सिग्नेचर, ये आपको नहीं फिल करना है, वो वहाँ की अथॉरिटी करेगी। फिर अगला है डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं। और अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं तो उनको यहाँ पे उसके डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स या फिर स्पाउस की डिटेल्स। ये आपको क्यों फिल करना है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए ये फिल किया जाता है क्योंकि उनका भी इंश्योरेंस होगा। तो जीविका आपका तो इंश्योरेंस कर ही रही है, साथ में इन लोगों का भी, फादर मदर और स्पाउस का, अगर कोई मैरिड है तो उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। यहाँ पे जो आपको उनका डिटेल्स लिखना है, पूरा आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच करके ही दीजिएगा। किसी तरीके का कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी तरीके का कोई अगर मिस्टेक हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम लेने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, फुल नेम, ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, रिटायर्ड हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी PSU में एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखना है, किस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉयड हैं और उनका पद का नाम। अगर वो बिजनेस करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए बिजनेस, डेजिग्नेशन में देने की कोई जरूरत नहीं है। मदर का फुल नेम देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, अगर किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो वो प्रोफेशन यहाँ पे मेंशन करिए, नहीं तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए हाउसवाइफ। स्पाउस, आपकी पत्नी या फिर आपके पति, उनका पूरा नाम, क्या ऑक्यूपेशन है उनका और उनके बारे में पूरा डिटेल्स कि किस जगह वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
और पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14 क्या है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। देखिए जो आपके आधार कार्ड पे होगा वही परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं। सपोज करिए कि आपका घर है परमानेंट एड्रेस भागलपुर में और वर्तमान में आप पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस में वो मेंशन कर सकते हैं। और दोनों केस में अगर सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है, तो आप नीचे सेम एज एबव लिख दीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो ये कैंडिडेट के जो एकेडमिक डिटेल्स होते हैं वही यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे मैट्रिकुलेशन में क्या नाम था उसका, तो जाहिर सा बात है 10th होगा या फिर मैट्रिक होगा। क्या मोड था, रेगुलर था या फिर डिस्टेंस था, तो मैट्रिक यूजुअली रेगुलर ही होता है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, तो मैट्रिक हम लोग किसी इंस्टीट्यूट से ही करते हैं। स्कूल का ही नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसको टिक कर दीजिएगा और उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर ठीक उसी फॉर्मेट में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स आपको एंटर करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में तब आप दीजिएगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं। अब पॉइंट नंबर 16 है वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके के हैं, आउटसाइड बीआरएलपीएस या फिर विद इन बीआरएलपीएस। अगर आप जीविका के एम्प्लॉय हैं, सपोज करिए कोई अभी बीपीएम में ज्वाइन कर रहे हैं और इससे पहले वो जीविका में सीसी या फिर किसी अन्य पद पे थे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कब आपने रिजाइन किया है और कौन से डॉक्यूमेंट आप एक्सपीरियंस में सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर जीविका के बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको रिजाइन करना ही होगा, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। हालांकि एक्सपीरियंस ऐसा आपके कुछ पे स्केल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है क्योंकि एक साथ आप दो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ अपना सिग्नेचर और फुल नेम लिख दीजिएगा और जो भी अथॉरिटी वहां पे आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे, नाम लिखेंगे और अपना पद का नाम लिखेंगे। ये आपको फिल नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 17 को गौर से समझिएगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम और रिलेशन लिखना है। इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस, तो खुदा न खास्ता अगर किसी एम्प्लॉय का जीविका में सर्विस के दौरान डेथ हो जाता है तो उनको जो बेनिफिट्स मिलने थे अब वह किसको मिलेंगे, वो नॉमिनी के नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो सिर्फ नेम नहीं मेंशन करना, उनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। डेट ऑफ बर्थ उनका लिखना होगा, क्या रिलेशन है। आप अपने फादर का नाम दे सकते हैं, मदर का नाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, और कितना परसेंटेज उनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट ईदर परसेंटेज वाइज और कैन ऑथोराइज सिंगल नॉमिनी। तो अगर आप किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 100% लिख दीजिएगा, और 3 व्यक्तियों को बना रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा कि इनको ज्यादा शेयर मिले। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 क्या है, रेफरेंसेस। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का नाम पता आपको लिखना है जो आपके बारे में जानते हो। तो यूजुअली ये जब हम लोग बीपीएससी का भी फॉर्म भरते हैं उसमें भी आपको रेफरेंस ऐसे 2 व्यक्तियों का देना होता है जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हो, अड़ोस पड़ोस में हो, या फिर कोई अच्छे फ्रेंड का नाम पूरे डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉट रिसीव और गिव डाउरी, यानी दहेज आप ना तो लीजिएगा और ना ही आप दीजिएगा। तो यहाँ आप अटैच लिख दीजिएगा या फिर यस कर दीजिएगा, और लास्ट में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करके देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आई अपना पूरा नाम यहाँ फिल करिएगा, सन ऑफ, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, जिनका भी आपको नाम देना है यहाँ पे आप दे दीजिएगा। यहाँ पे अपना साइन, डेट और प्लेस। अब यहाँ फिल करने हैं डिटेल्स फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी। तो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी अलग अलग है। सबसे पहले एम्प्लॉय के डिटेल्स फिल करने हैं, एम्प्लॉय का एप्लीकेशन सीक्वेंस आईडी, फुल नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जेंडर, ये सब कुछ आप अपना ही फिल कर दीजिएगा। उसके बाद डिपेंडेंट, यानी कि आपके ऊपर कौन डिपेंडेंट है। तो यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे स्पाउस के नेम, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस का नाम यहाँ पे लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ और उनका ऑक्यूपेशन। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो भी आप पे डिपेंडेंट ही रहे। तो यहाँ पे सिर्फ पहले 2 बच्चे को ही मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट चाइल्ड नेम, क्या वो सन है, डॉटर है, ये मेंशन कर दीजिएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन। तो अगर छोटा बच्चा है तो इसको एनए कर दीजिएगा। फिर सेकंड चाइल्ड का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है, चाइल्ड्स नेम, सन है या फिर डॉटर है, डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 और 5 में एम्प्लॉय के फादर और मदर नेम के पूरे डिटेल्स लिखने हैं। फादर्स नेम पूरा लिख दीजिएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ और वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अपनी माता जी का नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ और उनका ऑक्यूपेशन। अगर वो हाउस वाइफ हैं तो सीधे यहाँ लिख दीजिएगा हाउस वाइफ। उसके बाद यहाँ पे डेट दीजिएगा, एम्प्लॉयज नेम, अपना फुल नेम और नीचे साइन कर दीजिएगा। ये सेक्शन जो है ये जीविका के अथॉरिटी जो आपका ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो फिल करेंगे, इसको आपको फिल नहीं करना। यहाँ पे आपको बस अपने डिटेल्स फिल करने हैं।
फिर आइए अगले पेज पे फॉर्म नंबर 2 जो कि रिवाइज्ड है। तो यहाँ पे पूरा कैंडिडेट को अपना ही डिटेल्स फिल करना है, जैसे उनको अपना पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, फिर फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो मैरिड लिखिए, अगर नहीं है तो अनमैरिड लिखिए। अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर ये देने की जरूरत नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, और अपना परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस पूरा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ईपीएफ। तो जो भी आपने नॉमिनी का नाम दिया है, वो अगर आपने 3 नॉमिनी का नाम दिया है तो तीनों का पूरा डिटेल्स फिर से यहाँ लिख दीजिएगा। नॉमिनी 1, 2, 3 कितना परसेंटेज उनका कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ एक्यूमुलेशन इन द प्रोविडेंट फंड टू बी पेड टू ईच नॉमिनी। अगर कोई एक नॉमिनी है तो यहाँ पे 100% दे दीजिएगा। 3 नॉमिनी है तो वो शेयर आप देख लीजिएगा, किनको 50% मिलेगा, किनको 25%। फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, जैसा कि लिखा हुआ है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। तो उसके नीचे भी एक लाइन लिखा हुआ है स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। तो जाहिर सा बात है ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख के ही ये नौकरी ले रहे हैं, तो आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप सिग्नेचर कर ही सकते हैं। थंब इम्प्रेशन कौन लोग देते हैं, जो लोग सिग्नेचर नहीं कर पाते। अब अगले सेक्शन में देखते हैं पार्ट बी, ईपीएस पैरा 19। तो यहाँ पे नॉमिनी के ही डिटेल्स आपको फिल करने हैं। नॉमिनी का फुल नेम दे दीजिएगा, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे नेम देना है और एड्रेस देना है कि यह व्यक्ति कहाँ रहते हैं। अगर वो आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है तो उनका फुल एड्रेस जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो आपको देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप क्या है उनके साथ। तो आपके अगर स्पाउस हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। ये सेक्शन मैरिड एप्लीकेंट्स के लिए है और ये अनमैरिड एप्लीकेंट्स के लिए है। यहाँ पे डेट देना है और फिर उसके बाद अपना साइन करना है। और सर्टिफिकेट बाय एम्प्लॉयर, तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर आप नहीं है, आप एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉयर जीविका है, वो यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आइए अगले पेज पे फॉर्म एफ। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डिटेल्स फिल करने हैं, ये ग्रेजुइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको अपना ही फुल नेम लिखना है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हुज पार्टिकुलर्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो, hereby nominate the person mentioned below to receive the gratuity payable after my death, as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable। यानी कि कोई एम्प्लॉय है, कोई कैंडिडेट है, अगर उनकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो ये ग्रेचुइटी किन को मिलेगा। तो यहाँ पे वही नॉमिनी का ही नाम आप लिख दीजिएगा, नेम इन फुल विद एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, क्या रिलेशनशिप है उस नॉमिनी के साथ। यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है और प्रोपोर्शन बाय विच द ग्रेचुइटी विल बी शेयर्ड। मल्टीपल नॉमिनी बनाते हैं तो कितना परसेंटेज सभी को मिलेगा आपके ग्रेचुइटी में से, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ आप नॉमिनी किन्हें बना सकते हैं, यहाँ क्लियर मेंशन है फैमिली को ही आप बना सकते हैं, लेकिन फैमिली का डेफिनेशन क्या है ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के सेक्शन 2 के तहत, कि कोई भी कैंडिडेट है उनके हस्बैंड या फिर वाइफ वो नॉमिनी बन सकते हैं, उनके बच्चे चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, डिपेंडेंट पेरेंट्स उनके स्पाउस के, और सबसे लास्ट में आप किन्हें नॉमिनी बना सकते हैं, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज और हर प्री डिसीज सन। उसके बाद ये स्टेटमेंट में आपको कौन से डिटेल्स फिल करने हैं, तो यहाँ तक सिर्फ कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स ही रहेंगे, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय इन फुल, अपना फुल नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में ही लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, विडोअर हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे तो उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ मेंशन करना है। अगर वर्किंग थे तो टिकट या फिर कोई स्टाफ आईडी होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, पूरा विलेज, थाना, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ आपको लिखना है। फिर यहाँ पे स्थान और डेट लिख दीजिएगा और अपना साइन कर दीजिएगा। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन बाय विटनेस, यानी कि जो भी आप नॉमिनी का नाम बना रहे हैं वह किसी गवाह के सामने, यहाँ पे आपको 2 गवाह का नाम देना होगा, उनका फुल नेम, उनका आधार नंबर और उसका यहाँ पे साइन होना चाहिए। तो किसी भी फ्रेंड को आप बना लीजिएगा या फिर दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको आप अपना विटनेस बना लीजिएगा, उनका यहाँ पे डिटेल्स होना बहुत ही जरूरी है। ये सेक्शन आपको फिल नहीं करना, ये एम्प्लॉयर यानी कि जीविका फिल करेगी और यहाँ अपने प्रेजेंस में आपका साइन लेगी। उसके बाद पूरा डिटेल्स आपने फिल कर लिया। अब आइए सेल्फ डिक्लेरेशन की बारी है दहेज के संबंध में। तो मैं अपना पूरा नाम देना है, अपने फादर का नाम देना है, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये प्री फॉर्मेट है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भैया जीविका में रहते हुए ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा और डेट दे दीजिएगा। फिर दूसरा डिक्लेरेशन है नशा विरोधी घोषणा पत्र, यानी कि जब तक आप जीविका में काम कर रहे हैं आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करिएगा। यहाँ अपना फुल नेम लिख दीजिएगा, अपने फादर्स नेम, यहाँ नाम लिखिएगा, साइन करिएगा और डेट फिल कर दीजिएगा। बस ये कंप्लीट हो गया आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
1-2 कॉपी एक्स्ट्रा आप लोग निकाल के रखिएगा, अगर किसी तरीके का कोई एरर हो जाता है तो वहाँ पे फिर से आप फिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको घर से ही फिल करके ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको गवाह का साइन करवाना। तो बस ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट को आप फिल करके जिस दिन भी आपका ज्वाइनिंग है वो लेते जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके बाद आगे की प्रोसेस वहाँ आपको समझाई जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।